हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र का सीरीज, जिसमें कि पॉलिटी का सेशन चल रहा है। तो पॉलिटी के सेशन में हम लोग कर रहे हैं मुद्रा एंड बैंकिंग। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम लोग उसके आगे करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संतुष्टियाँ दी गई है? तो ये दी गई है रंगराजन समिति द्वारा। ऑप्शन सी है। 152 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो यह है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। ऑप्शन सी है। 153 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1 है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कथन 2 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन। कथन 3 है बैंक शाखाओं द्वारा गाँवों को अपनाना। तो बताना है कि उपयुक्त में से किनको भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में माना जा सकता है? तो ये है, तीनों हैं, तीनों की तीनों प्रकार हैं, 1, 2, 3। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ उनके प्रबंधन में चलने वाला समिति दियता का प्रथम बैंक था। तो ये थे अवध कमर्शियल बैंक। ऑप्शन बी। 155 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई है? तो यह है बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन। ऑप्शन सी। 156 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो यह है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम। ऑप्शन सी हो जाएगा 156 नंबर का। 157 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह हो जाता है अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो ये हो जाते हैं कृषि, दुर्बल वर्ग और लघु यानी माइक्रो छोटे उद्यम को। तो ऊपरी सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये है 1969 में। देखिए, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद करिए। 1969। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्नलिखित को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें। तो इसमें कथन 1 है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, SBI का राष्ट्रीयकरण, RBI का राष्ट्रीयकरण, LIC का राष्ट्रीयकरण। तो इसमें बताना है इसके कौन से समय में हुआ है, तो और वही क्रम बताना है, क्रम। तो देखिए, यहाँ पर 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में, RBI 1949 में हुआ था, और LIC 1956 में हुआ था। तो इस प्रकार हो जाएगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन ए हो जाएगा 3, 2, 4, 1। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राष्ट्रीयकरण हुआ था RBI 1949, SBI 1955 और LIC 1956। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। 161 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है। कथन 1 है ग्राहकों की ओर से शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री है। सही है। कथन 2 है वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। तो ये भी सही है। तो हो जाएगा इस प्रकार 1 और 2 दोनों है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है गोरवाला समिति की संतुष्टि के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। दूसरा कथन है 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। तो ये दोनों सही है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 163 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? किसान। ऑप्शन ए है किसानों का साख, जनता की जमा डिपॉजिटरी और भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण, उद्योगों का मांग डिपॉजिट। यह ऑप्शन ए हो जाएगा जनता का किसानों का साख। ऑप्शन ए 163 नंबर को ऑप्शन ए हो जाएगा किसानों का साख। क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्नलिखित में से कौन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? तो यह हो जाएगा नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 165 है, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी। भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 167 है, लघु अवधि ऋण की अवधि है तो यह होती है अधिकतम 15 माह। ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर लघु अवधि ऋण 15 माह से कम है, मध्यम है 15 माह से 5 वर्ष तक और दीर्घ है 5 वर्ष से अधिक। 168 नंबर क्वेश्चन है,
वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो यह है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय संप्रवर्तकों के अंश धारण की अधिकतम सीमा पूर्वदत्त पूंजी के 49% तक है। तो नहीं, 49% नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। कथन दो है, भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वतः स्वीकृति के दायरे में सभी स्रोतों से 49% तक सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है। तो ये सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएंगे केवल दो। 170 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है? तो वो है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। समाचारों में प्रायः आने वाला बेसल थर्ड समझौता या सरल शब्दों में बेसल थर्ड क्या है ये? तो ये है बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबाव का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन है, बेसल सेकेंड निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो यह किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। ऑप्शन डी हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन है, निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं कि किस एक सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो यह है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 174 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बृहद बैंक और उत्पत्ति का देश। तो देखिए यहाँ पे इसको बताना है। ABN एमरो बैंक तो यूएस से दिखाया गया है, तो ये सुमेलित नहीं है। बारक्लेज बैंक यूके, ये सही है। कुकमिन बैंक जापान, ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन भी हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा। तो इसका मिलान हम देख लेते हैं। तो ABN एमरो बैंक नीदरलैंड का है और ब्लैक बैंक यूके लंदन का है। कुमकिन बैंक दक्षिण कोरिया का है। 175 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बैंक प्रतिभूति घोटाले से बंद हुआ है? तो ये है बैंक ऑफ कराड़, ऑप्शन बी। 176 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो ये की जाती हैं, इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो भारत में बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों को पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता था, जिन्हें अक्टूबर 2011 में नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। 177 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30/6/2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी प्रकार के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत लगभग कितना था? तो ये था 37%। 178 नंबर क्वेश्चन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, सही है। 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा इसके बीमित है। नीचे दिए गए कुछ का प्रयोग सही उत्तर बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 179 है, RBI द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR का उद्देश्य क्या है? तो कथन एक है, ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो सही है। ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। तो ये 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो ये देखिए, इसमें से एक से अधिक ऑप्शन है। बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर गिरावट आ सकती है। तो ऑप्शन ई हो जाएंगे इस प्रकार। 181 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो ये होगा वृद्धि होगी। 182 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाताधारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। कथन 2 है, CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो ये गलत है, एक ही होता है। तो इस प्रकार केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए। 183 नंबर क्वेश्चन है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो ये उपयुक्त सभी है, मतलब कि स्वर्ण है, भारत सरकार की प्रतिभूति है, विदेशी प्रतिभूति है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 184 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है, यह शीर्ष बैंक है, सही है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, सही है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, तो ये नहीं है, ये गलत है। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, ये सही है। तो इस प्रकार 1 2 4 1 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 185 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह केंद्र सरकार का बैंकर है। दूसरा है, वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। तीसरा है, वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। चौथा है, वह भारत सरकार के ऋणादान कार्यक्रम को संचालित करता है। तो इसमें 1 2 3 4 चारों सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा सी। 186 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। दूसरा कथन है, भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती। कथन तीन है, कोष पत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें 2 और 3 सही है, पहला गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं, यही गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? तो ये करता है परिसंपत्तियों की तरलता में, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन, यानी सभी हैं, तो ऑप्शन हो जाएंगे डी। 188 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं बताना है। तो आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, सही है। आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार का बैंकर भी है, सही है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, सही है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, देखिए यही गलत है, 1949 में, ऑप्शन डी का। तो आरबीआई के बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 को हुई थी कलकत्ता में। 1949 में तो उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। 189 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह है 1935 में। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसमें बताना है कार्य नहीं है, तो साख का नियंत्रण करना है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के शिखर संस्था के रूप में है, तो ये सही है। मौद्रिक नीति का निर्माण, ये सही है। साख सृजन, तो यही नहीं है, साख सृजन, ऑप्शन डी। 192 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो करेंसी का नियमन, सही है। विदेशी व्यापार का नियमन, ये नहीं है। साख नियमन करता है देश के विदेशी विनियमन। कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन, सही है। तो ऑप्शन बी इस प्रकार सही नहीं है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा इसमें। 193 नंबर क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ऑप्शन बी है, आरबीआई। 194 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, सही है। दूसरा है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं, तो नहीं, ये ऐसा तो नहीं है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, आरबीआई गवर्नर अपना अधिकार यानी पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, तो ये सही है। 1 और 3 ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन सी। 195 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंकरों के बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो पहला है, अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, सही है। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, सही है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 और 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी। देखिए 2012 क्वेश्चन है। 196 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो ये है आरबीआई, ऑप्शन डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 197 नंबर है, बैंकरों का बैंक, तो वो भी आरबीआई है। 198 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आरबीआई द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 199 क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो कथन एक है, बैंक दर में वृद्धि, तो सही है। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, ये सही है। संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, ये सही है। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, तो ये क्रय नहीं करता है, विक्रय कर देता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1 2 और 3।
200 नंबर क्वेश्चन है, रेपो रेट विचारणीय होता है? तो ये है मौद्रिक नीति के अंतर्गत ऑप्शन ए। रेपो रेट, जब कोई व्यक्ति या संस्था इस समझौते या विकल्प के साथ कोई प्रतिभूति किसी को बेचता है कि वह उसे एक निश्चित अवधि के बाद क्रय कर लेगा, तो इसे सामान्यतः रेपो या पुनर्क्रय क्रय विकल्प कहते हैं। तथा जब कोई क्रेता इस समझौते के अंतर्गत कोई प्रतिभूति क्रय करता है कि एक निश्चित अवधि के बाद उसे विक्रेता को बेच देगा, तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं मौद्रिक अधिकारी द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता प्रबंधन या तरलता समायोजन के लिए की जाती है। रेपो का प्रयोग तरलता डालने तथा रिवर्स रेपो का प्रयोग तरलता अधिशोषण या निकालने के लिए किया जाता है। स्पष्ट है कि रेपो तरलता डालने की क्रिया तभी होगी जब मौद्रिक अधिकारी प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंकों से क्रय करे तथा इस प्रकार प्रतिभूतियों को क्रय के माध्यम से बैंकों को उधार दे, जिससे उनकी तरलता में वृद्धि हो। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ पर लगभग 200 क्वेश्चन किए हैं और इसमें हम लोग कल इसको पूरा कर देंगे। तो इस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए, ये वीडियो पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन आपको घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घटना चक्र से ही पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपको अगर आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस या आरओ या आरओ कोई भी एग्जाम निकालना है तो घटना चक्र ज़रूरी होता है, तो इसको पढ़िए क्योंकि बहुत ज़रूरी है सेगमेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।